नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरे द्वारा कही कहानियाँ कैसी लग रही हैं और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं लाती हूँ आपके लिए हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। रवींद्रनाथ ठाकुर की लिखी बांग्ला पुस्तक गल्प सल्प के हिंदी अनुवाद रविंद्र का हास्य विनोद के आपने पिछले ऑडियो बुक में सुने अध्याय 1, 2 और 3। आज सुनते हैं उसके आगे के 2 अध्याय। अध्याय 4, चंडी। बच्ची, तुम संभवतः उस मोहल्ले के चंडी बाबू को जानती हो? क्यों न जानती, वे तो सुप्रसिद्ध निंदक हैं। विधाता के कारखाने में विशुद्ध चीजें तैयार होती ही नहीं हैं, उनमें जरूर ही मिलावट रहती है। दैव योग से कोई कोई उत्तीर्ण हो जाते हैं। चंडी इसका ही श्रेष्ठ नमूना है। उसकी निंदकता में कोई मिलावट नहीं रहती। जानती ही हो, मैं हूँ विशुद्ध मनुष्य, इसीलिए ऐसी ही विशुद्ध चीज मैं अपने दरबार में जुटा लाता हूँ। उस आदमी को बिल्कुल जीनियस कहने में अत्युक्ति नहीं है। इसको छोड़ देने से फिर ढूंढने से मिल ही नहीं सकता। एक दिन मैंने देखा कि वह अध्यापक अनिल के दरवाजे पर कान लगाकर कुछ सुन रहा है। मैंने उससे कहा, इस तरह तुम किसको ढूंढते फिरते हो जी? मैं यदि यही जानता तब तो कोई बात ही नहीं थी। चारों तरफ आंख कान खोल रखने पड़ते हैं, किसी पर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। चोर छिछोरों से सारा देश भर गया है। ये तुम क्या कह रहे हो जी? सुनकर अवाक हो जाइएगा। अभी उसी दिन की बात है कि मेरा चंपा के रंग का अंगोछा रेंगनी पर से न जाने कहाँ गायब हो गया। ये क्या कह रहे हो जी? अंगोछा? हाँ साहब, अंगोछा ही। उसके कोने में जरा फट गया था, मैंने उसे सिलवा लिया था। तुम अनिल बाबू के दरवाजे के पास इस तरह इधर उधर टहल क्यों रहे हो? दूसरों का फटा पुराना अंगोछा चुरा ले जाने की बीमारी ने उनको पकड़ लिया है क्या? अरे छी छी, वे हैं बड़े आदमी, अंगोछा तो कभी उन्होंने आंखों से देखा ही नहीं है। टर्किश तौलिया के बिना तो उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने पाता। तो फिर मैं यही सोचने लगा था कि आय तो उनकी अधिक नहीं है, फिर भी इतनी बाबूगिरी कैसे चलती है? शायद कर्ज लेकर चल रही है। आजकल ये काम तो सहज नहीं है, कर्ज मिलने में दिक्कत है। उससे तो सहज काम है धोखा देना। अच्छा, तुमने पुलिस में खबर दे दी थी? नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वह मेरी स्त्री के गंदे कपड़ों की टोकरी में से निकल पड़ा। दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम ये क्या कह रहे हो? वह तो ठीक जगह में ही था। आप हैं सीधे सादे आदमी, असल बात ही आप नहीं समझ रहे हैं। आप तो मेरे साले कोचलू को जानते हैं। वह किस तरह मौज से घूमता फिरता है, पैसा कहाँ से आ जाता है, ये काम उसने ही किया था और घरवाली ने छिपा रखा था। तुम कैसे जान गए? हाँ, ये भी क्या जानने से बाकी है? कभी उनको ले जाते तुमने देखा है? जो ऐसा काम करता है वह क्या दिखा दिखा कर करता है? इधर देखिए ना, पुलिस आंखें बंद करके चुपचाप है। वे लोग तो हिस्सा लेते हैं। ये सब उत्पात तभी से प्रारंभ हो गया है जब से आप लोगों के गांधी महाराज प्रकट हो गए हैं। इसमें वे फिर कहाँ से आ गए? यही तो है उनकी अहिंसा नीति। धड़ाधड़ बिना पीटे क्या चोर का चोरी रोग कभी खत्म होता है? वे स्वयं तो कौपीन पहने रहते हैं, एक पैसे का भी संबंध नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी बातें उनको ही शोभा देती हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, सुनने से चकित हो जाते हैं। इधर एक नया फंदा निकल पड़ा है, जानते हैं तो
वही जिसे आप लोग चंदा कहते हैं। उसमें कम मुनाफा नहीं है, किंतु वह कहाँ डूब जाता है इसका हिसाब क्या कोई रखता है? महाशय, उस दिन मेरे ही घर के लोग अनाथ अस्पताल का चंदा मांगने के लिए आ धमके थे। लज्जा लगती है, क्या बताऊं। खाता हाथ में लेकर जो आए थे उनको आप सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई उनके कानों तक खबर पहुंचा ही देगा। वे कभी कभी हमारे घर नाड़ी देखने के लिए आया करते हैं। पैसा तो एक भी नहीं देना पड़ता, ठीक है, किंतु फल भी एक पैसा भर नहीं मिलता। फिर भी वे एमबी तो जरूर ही हैं। उनकी चिकित्सा आजकल ऐसी है कि रोगी उनके पास फटकते भी नहीं, इसीलिए रुपए की कमी तो होती ही रहती है। छी छी, तुम ये क्या कहते हो? महाशय जी, मैं तो मुंह फट आदमी हूँ। सच बोलने में मुझे हिचक नहीं होती। उनके मुंह के सामने ही मैं सुना दे सकता था, किंतु क्या कहूँ, मेरे लड़के को वसूली के काम में लगाकर मेरा मुंह उन्होंने बंद कर रखा है। उससे भी मुझे कभी कभी इशारा मिला करता है। खूब मौज से जीवन बीत रहा है। समझ गए तो? हमारे देश में आजकल नीचता कैसी असहनीय हो उठी है, उसका नमूना एक और मैं आपको सुना देता हूँ। कैसा? हमारे मोहल्ले में एक प्रचंड महामूर्ख है जिसका नाम लोगों ने कविवर रखा है। उसके ही द्वारा देखिए ना, मेरे नाम पर क्या लिखवा दिया है। घोर मानहानि है, निंदकों का दल बन गया है, मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। उनकी बातें सुनने से कष्ट होता है। लोमड़ी कहकर मेरे पीछे पीछे शोर मचा रहे हैं। उनको इतना साहस कभी न होता यदि इसके पीछे गांधी जी के चेला लोगों तथा नामी अभिभावकों का हाथ न रहता। देखो तो क्या लिख दिया है। बुरी कविता तो है ना, इसमें इन लोगों का पूरा हाथ है। ये क्या, हमारे दरवाजे पर पुलिस क्यों? बात क्या है? मैंने आश्चर्य से पूछा। एक अजनबी ने बतलाया, चंडी बाबू के लड़के के नाम केस आया है। हैं? केस किस बात का? अनाथ अस्पताल का चंदा वे खा गए हैं। झूठी बात है, चंडी बाबू ने कहा। शुरू से आखिर तक पुलिस की साजिश है। आप तो जानते हैं, किसी समय मेरा लड़का आहार निद्रा छोड़कर गांधी जी के नाम से चंदा मांगने के लिए द्वार द्वार घूमता रहा। उसी समय से बराबर ही पुलिस वालों की उस पर नजर लगी ही रहती है। कुछ भी नहीं, ये पॉलिटिकल मामला है। नाना जी, तुम्हारी ये कहानी तो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। अध्याय 5, राजरानी। कल चंडी के संबंध में जो बकवाद हुआ वह तो तुमको अच्छा नहीं लगा। वह तो एक चित्र मात्र था, कठोर लकीरों से अंकित था, उसमें रस नहीं था। आज तुमको जो कुछ सुनाऊंगा वह सच्ची कहानी होगी। कुसुमी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, ऐसी ही सुनाओ। तुमने तो उस दिन मुझसे कहा था, मनुष्य सदा से ही सच्ची खबर कहानियों में मिलाकर देते आए हैं। ठीक हलवाई की दुकान की तरह उनकी ये कार्रवाई चलती रहती है। नाना जी बोले, ऐसा न होने से मनुष्य का समय ही न कटता। मनुष्य बहुत अंशों में बच्चों के ही स्वभाव का है। उसको कहानियों के द्वारा फुसला रखने की जरूरत पड़ती है, भूमिका की कोई जरूरत नहीं है। अब कहानी शुरू कर देना चाहिए। एक राजा थे, उनके घर में राजरानी नहीं थी। राजकन्या की खोज में दूत अंग बंग कलिंग मगध कौशल और कांची राज्य में गए। दूत लोग लौटकर बोले, महाराज, हमने क्या देखा, सुनिए। किसी राजकुमारी के नेत्रों के आंसू के साथ मोती झरते हैं, किसी की हंसी से माणिक झरते हैं, किसी का शरीर चंद्रमा की ज्योत्सना से बनाया गया है। सुनते ही राजा समझ गए कि ये बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। अनुचरों के मुख से राजा के भाग्य में सच्ची बातें नहीं मिलती। उन्होंने कहा, मैं स्वयं देखने जाऊंगा। सेनापति ने कहा, तो फौज बुलाऊं? राजा ने कहा,
मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ। मंत्री ने कहा, तो दरबार में साथ बैठने वाले मित्रों को खबर भेज दूं? राजा ने कहा, मित्रों और संबंधियों के साथ कन्या देखने का काम ठीक नहीं होता, तो हाथी तैयार कर देने को कह दूं? राजा ने कहा, मेरे 2 पैर हैं, कितने प्यादे साथ चलेंगे? राजा ने कहा, मेरे साथ मेरी परछाई जाएगी। अच्छा, तो अब आप राजा की पोशाक पहन लीजिए, चुन्नी पन्ने का हार, माणिक मंडित मुकुट, हीरा जड़ा कंगन और गजमुक्ता का कर्णफूल धारण कीजिए। राजा ने कहा, मैं राजा का बनावटी रूप बनाकर ही रहता हूँ, इस बार मैं साधु का बनावटी वेश धारण करूंगा। राजा ने सिर पर जटा लगा ली, अंग में कौपीन पहन लिया, शरीर में भस्म रमा लिया, ललाट पर तिलक लगाया, हाथ में कमंडल और बेल का डंडा ले लिए। हर हर महादेव कहकर रास्ते में निकल पड़े। देश देश में खबर फैल गई, पिनाकीश्वर बाबा हिमालय की गुहा से आ गए हैं। 125 वर्ष तक इनकी तपस्या चलती रही है, जो अब समाप्त हुई है। राजा सबसे पहले अंग देश में गए। राजकुमारी को समाचार मिला। उन्होंने सेवक से कहा, बाबा जी को मेरे पास ले आओ। राजकुमारी के शरीर का रंग उज्ज्वल श्यामल था, बालों का रंग फतिंगे के पंख के समान था। दोनों आंखों में मृग जैसी चमकदार दृष्टि झलक रही थी। वे बैठी हुई श्रृंगार कर रही थीं। कोई बांदी स्वर्ण चंदन घिस कर ले आई, उससे चेहरे का रंग चंपा फूल की तरह हो गया। कोई भृंगलाच्छन तेल ले आई, उसके लगाने से केश बढ़कर पंपा सरोवर की लहर सरीखे हो गए। कोई मकड़ी के जाल बुनी साड़ी ले आई, कोई हवा सी हल्की ओढ़नी ले आई। यही सब करते करते दिन के 3 पहर बीत गए। किसी तरह भी मन लायक कुछ भी श्रृंगार न हो सका। साधु से उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे तुम नयन मोहक ऐसे श्रृंगार का उपाय बता दो जिससे राज राजेश्वर की आंखें चकाचौंध हो जाएं, राजकर्म सब नष्ट हो जाए, वह केवल मेरे मुंह की तरफ दिन रात देखता हुआ जीवन बिताने लगे। साधु ने कहा, तुमको और कुछ भी नहीं चाहिए? राजकन्या ने कहा, नहीं, और कुछ भी नहीं। साधु बोले, मैं तो अभी जा रहा हूं, यदि पता लग गया तो फिर तुम्हें दर्शन दूंगा। वहां से राजा बंग देश में चले गए। राजकन्या ने साधु की प्रसिद्धि सुनी। उनको पास बुलाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, आप मुझे ऐसा सुकंठ दे दीजिए जिससे मेरे मुंह की बात सुनते ही राज राजेश्वर आनंद से उन्मत्त हो जाए। मेरी बातों के अतिरिक्त और किसी की बात उनके कानों को अच्छी ही न लगे। मैं जो कहूँ वे वही बात कहें। साधु ने कहा, इस मंत्र की तलाश में मैं जा रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं फिर आकर दर्शन दूंगा। ये कहकर वे चले गए। इसके बाद वे कलिंग गए। वहां के अंदर महल में एक दूसरी ही विचारधारा चल रही थी। राजकन्या मंत्रणा कर रही थी कि उनके सेनापति किस तरह कांची जीत सकेंगे और वहां की महारानी का मस्तक नीचे झुका सकेंगे। इसके अतिरिक्त कौशल का गरूर भी उनसे सहा नहीं जाता था। कौशल की राजलक्ष्मी को पकड़कर बांदी बना अपने चरण सेवा में लगाने की इच्छा तीव्र हो रही थी। साधु के आगमन की खबर पाकर उन्होंने उसे बुला भेजा। उसके आ जाने पर वे बोली, बाबा जी, मैंने सुना है कि श्वेत द्वीप में सहस्त्रघ्न अस्त्र हैं, जिसके तेज से नगर ग्राम सभी जलकर खाक हो जाते हैं। मैं ऐसे पुरुष से ब्याह करना चाहती हूँ जिनके पैरों के पास बड़े बड़े राजबंदी हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और राजकुमारियां बंदिनी दशा में आकर कोई तो चामर झलती रहेंगी, कोई छत्र धारण किए रहेंगी, कोई उनके लिए पनबट्टे लाया करेंगी। साधु ने कहा, तुमको और कुछ नहीं चाहिए? राजकुमारी ने कहा, और कुछ भी नहीं। साधु बोले,
मैं उस देश जलाने वाले अस्त्र की खोज में जा रहा हूँ। साधु चले गए। चलते चलते वे एक वन में जा पहुँचे। जटा खोलकर अलग रख दी, झरने के जल में स्नान किया, शरीर का भस्म धोकर साफ कर डाला। उस समय दिन का तीसरा पहर हो चुका था। धूप तेज थी, शरीर थका हुआ था, भूख बड़ी तेज लगी हुई थी। आश्रय ढूंढते ढूंढते राजा नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने खड़पत्तियों की बनी मड़ैया देखी। वहां एक लड़की चूल्हा बनाकर उसी पर साग पका रही थी। वह जंगल में बकरी चराया करती थी। वन में घूम घूम कर मधु संग्रह करके राजभवन में पहुंचाया करती थी। यही काम करते करते आज देर हो गई थी। अब सूखी लकड़ी जलाकर रसोई तैयार करने लगी थी। उसने जो कपड़ा पहना था उसमें दाग लगे हुए थे। उसके दोनों हाथों में 2 शंख से बनी चूड़ियां थीं। कान में एक धान की बाली उसने लगा रखी थी। उसकी दोनों आंखें भौरे के समान काली थीं। स्नान करके उसने भीगे हुए केशों को पीठ पर बिखेर दिया था, मानो बादलों के फट जाने पर रात्रि शोभा पा रही हो। राजा ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। लड़की बोली, आप जरा धीरज रखें, अभी मैं रसोई बना रही हूँ, अभी आपके लिए भोजन तैयार हो जाएगा। राजा ने कहा, और तुम क्या खाओगी? उसने कहा, मैं वन की लड़की हूँ, फल मूल कहाँ मिलते हैं इसकी जानकारी मुझे है, मुझे ढेरों मिल जाएगा। अतिथि को अन्न देने से जो पुण्य होता है वह तो गरीब के भाग्य में सहज में नहीं मिलता। राजा ने पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? लड़की ने कहा, मेरे बूढ़े पिता हैं, वन के बाहर उनकी मड़ैया है, मेरे सिवा उनका और कोई भी नहीं है। काम पूरा करके मैं उनके लिए कुछ खाना ले जाया करती हूँ, वे मेरी बाट जोहते होंगे। राजा ने कहा, तुम अन्न लेकर चलो और मुझे दिखा दो वे फल मूल कहाँ हैं जिन्हें तुम बटोर कर खाती हो। कन्या ने कहा, ऐसा करने से तो मुझे दोष लगेगा। राजा बोले, तुम देवता का आशीर्वाद पाओगी, तुम्हें कोई भय नहीं है, मुझे राह दिखाकर ले चलो। पिता के लिए बना भोजन की थाली माथे पर रखकर वह चल पड़ी। फल मूल संग्रह करके दोनों ने भोजन कर लिया। राजा ने जाकर देखा, बूढ़ा पिता दरवाजे के पास बैठा हुआ है। उसने कहा, बेटी, आज देर क्यों हो गई? कन्या बोली, बाबूजी, तुम्हारे घर में अतिथि ले आई हूँ। वृद्ध ने घबराकर कहा, ये तो गरीब का घर है, क्या देकर मैं अतिथि सेवा करूं? राजा ने कहा, मैं तो और कुछ भी नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी कन्या के हाथ की सेवा मिली है। आज मैं विदा ले रहा हूँ, किसी दूसरे दिन आऊँगा। इसके बाद 7 दिन बीत गए, 7 रातें बीत गईं। इस बार राजा राजवेश में आए। वन के बाहर उनके घोड़े, रथ आदि खड़े रहे। उन्होंने वृद्ध के पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। कहा, मैं हूँ विजयपतन का राजा, रानी की खोज में घर से निकला था, देश विदेश में ढूंढ रहा था। इतने दिनों के बाद मैं पा गया। यदि कन्या राजी हो तो तुम मुझे अपनी कन्या दान करो। वृद्ध की आंखों में आंसू भर गए। हाथी लाया गया। लकड़ी चुनने वाली लड़की को बगल में बैठाकर राजा अपनी राजधानी को लौट गए। अंग बंग कलिंग की राजकुमारियों ने जब ये समाचार सुना तो कहा, छी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई बांग्ला किताब गल्प सल्प का हिंदी अनुवाद रविंद्र का हास्य विनोद के कुछ अध्याय। इसके आगे के अध्याय लेकर मैं आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।